जी, आज हमने अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करनी है पोटेंशियल फंक्शन से। इसमें जो है वो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ़ अ पोटेंशियल फील्ड इज conservative, if a vector field is conservative, then we can define the potential function. तो if a vector field is conservative, then that vector is equal to gradient of a scalar function. And that scalar function is known as the potential function. It's very simple definition of potential function. अगर कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव हो हमारे पास, तो उस वेक्टर को हम किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के तौर पर लिख सकते हैं, और उस स्केलर फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, उस स्केलर फंक्शनों को पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब जो है हम अगर लेट्स से सपोज करें कि v जो है वो हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है जो कि किसी कंजर्वेटिव फील्ड में एग्जिस्ट करती है, तो ग्रेडियंट जो है आपको पता है कि डेल ऑपरेटर से लिखते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई। ठीक है, तो ये जो स्केलर फंक्शन होगा जिसके ग्रेडियंट के तौर पर हम उस वेक्टर को लिखते हैं, इस स्केलर फंक्शन को यानी फाई को हम क्या बोल देंगे, इस ग्रेडियंट को, इस जो है वो फाई को, स्केलर फंक्शन को हम पोटेंशियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल फंक्शन है ये एक कंजर्वेटिव वेलोसिटी फील्ड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट फॉर अ कंजर्वेटिव वेलोसिटी फील्ड। ठीक है जी, ये एक कंजर्वेटिव वेलोसिटी फील्ड के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस पोटेंशियल फंक्शन की खसूसियत। अच्छा, उम्मीद है कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जो है वो इसको रिकॉल कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड कैसी होती है? कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, यानी कि पाथ पर डिपेंडेंट हमारे पास उसमें कोई चीज़ मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक फील्ड एग्जिस्ट सपोज करता हूँ। ठीक है, उसमें मुझे जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। ठीक है, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर स्ट्रेट चला जाऊँ, इधर से चला जाऊँ, इधर से चला जाऊँ, ये मेरे पास पाथ 1 होगा, ये पाथ 2 होगा, ये पाथ 3 होगा। तीनों के अंदर जो वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल है वो क्या आनी चाहिए मेरे पास, सेम आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो इस सूरत में हम जो है वो क्या कहेंगे, इस फील्ड को एक कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे, यानी कि किसी भी पाथ को आप फॉलो कर लें, लाइन इंटीग्रल के वैल्यूज़ को जो है वो
उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है? तो उसके लिए जो है वो पहला तरीका तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अब हर पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल लें। ठीक है, चेकिंग अ फील्ड। ठीक है जी, कैसे चेक करें कोई फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं? तो पहले नंबर पे आप क्या करें, लाइन इंटीग्रल लें। लाइन इंटीग्रल of all the paths will give same value। ठीक है, पहला तो काम ये करेंगे कि लाइन इंटीग्रल लेंगे, जितने भी पाथ्स फॉलो हुए हैं उन सब का लाइन इंटीग्रल, उन सब की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। दूसरा जो इसमें हम तरीक़ाकार देखते हैं वो ये होता है कि ग्रेडियंट का, ठीक है, डेल ऑपरेटर जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर के साथ वो एक नल वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, ग्रेडियंट या डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर के साथ वो ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये हमारे पास एक न्यू जो है फिजिकल क्वांटिटी बनती है, एक न्यू डेफिनेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। क्या बोलते हैं? कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसको अभी जो है फिलहाल यहीं पे रखें, हम जो है वो इसको इसके बारे में डिटेल्स को पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल फिलहाल आपको ये देखना है कि जब जो है वो आप इस तरह से डेल क्रॉस भी लिखते हैं तो ये कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कहलाता है। ठीक है जी। अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होती है? लेट से हमारे पास ये कोई हाइट है ए किसी सरफेस बी के लिए। ठीक है, अब आप जो है वो क्या करते हैं कि कोई आपके पास मैस है एम। ठीक है, आप इसको इस तरह से डायरेक्ट इसके ऊपर फॉलो करवाते हैं। लेट से ये पाथ 1 को फॉलो करता है और उसको इस तरह से फॉलो करवाते हैं, लेट से ये पाथ 2 को फॉलो करता है। ठीक है जी। अब अगर हमने जो है वो एक और उसमें भी जो है वो गलीलियो का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा हुआ है, वो अगर से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए था, लेकिन उसको यहाँ से भी परसीव किया जा सकता है कि अगर आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से फेंकें तो उसमें जो वैल्यू होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप पाथ 1 के थ्रू मैस एम को फेंकें या पाथ 2 के थ्रू फेंकें। तो वर्क डन जो है दोनों केसेस में क्या होगा, वर्क डन विल बी सेम। अब इससे जो है वो एक फोर्स फील्ड के बारे में ये भी पता चला कि अगर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है तो वो फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। ठीक है, तो इन दोनों में क्योंकि वर्क डन सेम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होती है, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। लिहाजा हम कह सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। राइट जी।
तो यहाँ से जो है वो एक और चीज़ हमारे पास पता चल गई। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को उसको भी जो है वो किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के तौर पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि जो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसको हम किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के तौर पर लिखते हैं। तो हमने v को कहा था कि v जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड हो, यानी कि अगर वेलोसिटी वेक्टर हो तो उसको हम डेल इंटू फाई लिख सकते हैं, और वाई फाई जो है वो उसमें पोटेंशियल वेक्टर होगा, पोटेंशियल जो है वो फंक्शन होगा। तो इसी तरह से अगर ग्रेविटी जो है वो किसी कंजर्वेटिव फील्ड में एग्जिस्ट करती है तो उसको भी हम डेल फाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाई जो है वो स्केलर फंक्शन होगा, और अगर वेलोसिटी वेक्टर फील्ड की बात करें तो फिर इसको जो है वो पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं। यानी कि इस केस में पर्टिकुलरली जब हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं तब ये फाई जो है ये एक स्केलर फंक्शन है, तब भी ये स्केलर फंक्शन है, लेकिन तब हम इसको एक स्पेसिफिक नेम से जो है वो लिखते हैं, और वो क्या है, वो है पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर के केस में। और यहाँ पर ये एक सिंपली कोई स्केलर फंक्शन है, ठीक है, इसमें इसको हम पोटेंशियल फंक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि एक सिंपली एक स्केलर फंक्शन से ही इसको जो है वो नाम देंगे, ठीक है। अब जो है वो डेल ऑपरेटर की खुद बात कर लेते हैं कि वो बेसिकली क्या होता है। वो बेसिकली जो है वो 3D स्पेस को डिनोट करता है, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर, वो सिंपली एक जो है वो स्पेस फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, या फिर जो है वो इसको डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। दोनों इसके नाम जो है वो हम लिखते हैं, डेल ऑपरेटर भी लिखते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी लिखते हैं, और ये लीनियर वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डेल है ये कोई वेक्टर नहीं है, इसकी कोई मैग्नीट्यूड, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सिंपल एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये सिंपल क्या है, एक ऑपरेटर है, लिखा भी हुआ है मैंने। ऑपरेटर जिस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह इस तरह से ऑपरेटर होते हैं, इस तरह से ये भी एक क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। अब अभी हमने जो है वो बात कर चुके हैं हम इसके बारे में कि हमारे पास अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करे, यानी कि डेल क्रॉस v जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो, तो उस केस में हमारे पास जो फाई है वो एग्जिस्ट करता है। यानी ये इक्वेशन अगर वैलिड हो तो फाई यानी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम होता है, ठीक है। अब ये कैसा फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस ऑफ टाइम का फंक्शन है कि जिसमें जब इसका नेगेटिव डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो हमें उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा गौर से समझ लें कि इट इज सच अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, देन व्हेन वी टेक द नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ इट गिव्स द वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि अगर हम नेगेटिव डिफरेंशिएशन ले लें एक्स के डायरेक्शन में तो हमें u मिल जाएगी, अगर हम जो है वो नेगेटिव डिफरेंशिएशन ले लें y की डायरेक्शन में तो v मिल जाएगी,
और अगर हम नेगेटिव डिफरेंशिएशन ले लें z की डायरेक्शन में तो हमें w मिल जाएगी। ठीक है जी, तो तीनों डायरेक्शंस की वेलोसिटीज जो हैं वो हमें इससे मिल जाती हैं। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात भी डिस्कस कर ली, डेल क्रॉस v जो है वो अगर ज़ीरो हो तो हमें हमारे पास फाई एग्जिस्ट करता है, और इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, याद होगा आपको, इसको कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बोला था। अब अगर इसको कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बोला था तो हमारे पास जो है ये एक वो बनेगी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, डेल क्रॉस v की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से आती है, ऊपर i j और k यूनिट वेक्टर्स आएंगे, फिर नीचे डेल के, डेल जो है वो क्या होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल x होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल y और पार्शियल ओवर पार्शियल z होता है, और v के जो वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, u v और w होते हैं कंपोनेंट्स v के। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये जो चीज़ है जिसको कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जिसको बोलते हैं, इसके लिए हमने एक स्पेशल नेम रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज नोन एज वोर्टिसिटी। ठीक है जी, ये वोर्टिसिटी है, और वोर्टिसिटी इज द मेजर ऑफ रोटेशनल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, द मेजर ऑफ रोटेशनल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। सही है जी, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो वोर्टिसिटी है उसको हम डेल क्रॉस v से लिखते हैं। ठीक है, और जो वोर्टिसिटी है ये जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसको हम यूजुअली ओमेगा से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर ओमेगा से, और ये 2 टाइम्स स्मॉल लेटर ओमेगा के बराबर होती है। ठीक है, लिखते हैं इसको इस तरह से किस लिए, क्योंकि हम दो फ्लूइड पार्टिकल्स की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फ्लूइड पार्टिकल ए है, जो फ्लूइड पार्टिकल बी है, लेट्स से इसकी जो फ्लूइड वेलोसिटी है ओमेगा, इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो भी ओमेगा है। तो इस केस में हम टेंजेंशियल वेलोसिटीज लेते हैं। लेट्स से इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा आएगी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा आएगी। तो इनके दरमियान जो है वो हमारे पास रोटेशनल बिहेवियर है, उसको हम देखते हैं, तो उसको हम जो है वो 2 ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा हमारे पास सिंपल रोटेशनल वेलोसिटी है जिसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो कैपिटल ओमेगा है वो क्या होता है, वो वोर्टिसिटी होता है, और ओमेगा जो है वो इसका रोटेशनल कंपोनेंट होता है। ठीक है, ओमेगा हमारे पास क्या है, सिंपली द रोटेशनल कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट्स हों तो उससे जो है हम वोर्टिसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये जो कैपिटल ओमेगा है ये वोर्टिसिटी है, कैपिटल ओमेगा इज नथिंग बट द वोर्टिसिटी, ये वोर्टिसिटी है, और जो ओमेगा है वो क्या है, रोटेशनल कंपोनेंट है। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि स्मॉल ओमेगा इज हाफ ऑफ द कैपिटल ओमेगा। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या कंक्लूजन निकला इस सारी डिस्कशन का, कि अगर हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमारे पास फाई यानी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0। और डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, डेल क्रॉस v किसके बराबर होता है, ओमेगा के, ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो फ्लो विल बी इररोटेशनल, फ्लो विल बी इररोटेशनल। ये हमारे पास कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, कि अगर फाई यानी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करे तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी तो वोर्टिसिटी 0 होगी, क्योंकि ये वोर्टिसिटी कर्ल ऑफ वेलोसिटी कहलाती है ये इक्वेशन, और इसी को हम वोर्टिसिटी भी बोलते हैं। वोर्टिसिटी के लिए हमने जो सिंबल यूज किया है वो ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा। तो अगर ओमेगा 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि फ्लो क्या होगा, फ्लो क्या होगा, इररोटेशनल होगा। और अगर फ्लो रोटेशनल हो
तो ये सब चीज़ों का उलट हो जाएगा, और सब चीज़ें उलट होंगी तो फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये होगा कि हम किसी कंजर्वेटिव फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाई एग्जिस्ट तब करता था जब कंजर्वेटिव फील्ड होता था, तो वेक्टर फील्ड भी हमारी कंजर्वेटिव फिर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेना, सही है। और किसी भी जो है वो रोटेशनल कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, सिंपल जो 3/3 का पीछे हमने मैट्रिक्स बात की थी, उस 3/3 का मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर लें डेल क्रॉस वी वाले को, तो उससे जो है वो आपके पास रोटेशनल कंपोनेंट आ जाएगा। अभी अभी हमने बात की ना कि ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ कैपिटल ओमेगा। कैपिटल ओमेगा सिंपली क्या है हमारे पास, वो डेल क्रॉस वी है। ठीक है, अभी अभी हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट लिखा था, तो हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, पार्शल बाय पार्शल एक्स, पार्शल बाय पार्शल वाई, पार्शल बाय पार्शल जी, और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब जो है वो आपने अगर फॉर एग्जांपल ओमेगा एक्स निकालना है, तो सिंपली जो है वो क्या करेंगे, आई वाले कंपोनेंट्स को डिलीट करके दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, तो वहाँ पर हाफ ऑफ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल वाई माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल जी। ठीक है, सिंपली जो है वो 3/3 का डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एंट्री आएगी तो ओमेगा एक्स आ जाएगा, सेकेंड एंट्री से ओमेगा वाई आ जाएगा, थर्ड एंट्री से ओमेगा जी आ जाएगा। इस तरह से जो है वो आप रोटेशनल कंपोनेंट्स बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, और ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी तीनों रोटेशनल कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि फ्लो मस्ट बी इररोटेशनल होगा। ठीक है, और हमने कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि नेगेटिव डेरिवेटिव इनका लें उसी डायरेक्शन में, तो वो हमें वेलोसिटी मिलती है। यानी कि हमने u की बात की थी कि u जो है वो किस तरह आएगा कि पोटेंशियल फंक्शन का नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें x में, v कैसे आएगा कि पोटेंशियल फंक्शन का नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें y में, और w कैसे आएगा, नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें पोटेंशियल फंक्शन का z में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से मिल गई। अब 3D अगर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो 3D इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सिंपली 3D इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो इक्वेशन। वो हमारे पास क्या होगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब u v और w जो हमने ऊपर अभी जो है वो लिखे हैं, यहाँ पर यहाँ से u की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, और w की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो आपके पास जो है वो पोटेंशियल फंक्शन की फॉर्मेट में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगी। मेरे ख्याल से वो आप बना लेंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बन जाएगी। किस फॉर्मेट में, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 3D फ्लो के केस में पोटेंशियल फंक्शन की फॉर्मेट में हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगी। और अगर फिर फाई सेटिस्फाई करे अबव कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, यानी पोटेंशियल फंक्शन अगर इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या बनेगी, क्या वो बनेगी, पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करेंगे u v और w की, तो ये बनेगी पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये आप जो है वो आपके पास आ जाएगी, तो ये होगी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन स्टेडी फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 3D फ्लो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फंक्शंस। अब अगर पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई करता है इसी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, तो फिर हम कहेंगे कि फ्लो फील्ड जो है वो क्या होगी, इररोटेशनल होगी। तब हम क्या जो है वो उसके बारे में परसीव करेंगे कि फ्लो फील्ड इज इररोटेशनल, फ्लो फील्ड इररोटेशनल है। ठीक है, अब अगर हमने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से तो डिस्कशन कर ली पूरी। ठीक है, अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट के हवाले से बात करें कि डेल और वी का डॉट प्रोडक्ट लें, वो ज़ीरो हो जाए फॉर एनी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो फिर जो है वो इसको किस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास
डेल की वैल्यू क्या होती है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, ठीक है। और v की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इक्वल्स टू 0, ठीक है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, सिंपली कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है 3D इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में होती है पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जो है वो पुट करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन को ऊपर वाले डेल ऑपरेटर की जगह पे पुट करें, तो हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम इन दोनों का जो है वो आपस में डॉट ले लें, यानी डेल ऑपरेटर्स का डेल डॉट डेल ले लें, तो क्या हो जाएगा, दो मरतबा ये वैल्यूज लिखे जाएंगी, पार्शियल ओ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओ पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओ पार्शियल वाई जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वेयर बन जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है जी। ये हमारे पास डेल स्क्वेयर बन जाएगा, यानी कि पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल वाई स्क्वेयर प्लस पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल जी स्क्वेयर, ठीक है। तो फिर डेल स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम लेप्लास इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, लेप्लास इक्वेशन बोलते हैं। और इस डेल स्क्वेयर को हम लेप्लास ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है जी। अब जो है वो अगर फाई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो भी वो रोटेशनल फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि अगर फाई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो भी वो इर्रोटेशनल फ्लो होगा, ठीक है। इसमें उम्मीद है कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल लाइन के बारे में जो है वो एक छोटी सी डिस्कशन है। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन कौन सी लाइन होगी, इक्वी पोटेंशियल लाइन ऐसी लाइन को कहेंगे कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर जितने भी पोटेंशियल फंक्शंस हैं उन सब की सेम वैल्यू हो, ठीक है। यानी कि कोई भी इमेजिनरी लाइन इस तरह से आप बना लें, यहाँ पर लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, इस तरह से, ठीक है। तो फाई ए पोटेंशियल फंक्शन ए पर पोटेंशियल फंक्शन बी के बराबर होगा, वो पोटेंशियल फंक्शन एट सी के बराबर होगा, वो पोटेंशियल फंक्शन एट डी के बराबर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो है वो हमारे पास तमाम के तमाम पोटेंशियल फंक्शंस की वैल्यू सेम हो, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम इक्वी पोटेंशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो लेट्स से कि हम फाई की बात करें, फाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है, सिर्फ 2 डायमेंशनल स्पेस का फंक्शन है, और फाई जो है वो पूरे उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेम रहता है। तो अगर हम डी फाई की बात करें इस केस में, तो क्या बन जाएगा, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो है इसका नेगेटिव उस डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है, यानी कि ये माइनस यू के बराबर होगा और ये जो है वो माइनस वी के बराबर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो इस केस में जो है वो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास इक्वी पोटेंशियल लाइन हो, कोई भी इक्वी पोटेंशियल लाइन हो, तो उस सब में जो फाई की वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, यानी कि उस केस में डी फाई जो है होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। डी फाई अगर ज़ीरो होगा तो ऊपर वाली इक्वेशन से हमारे पास क्या बना, माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आप निकाल लें तो किसके बराबर आ जाएगी, माइनस यू ओवर वी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास ऐसी इक्वेशन है जो किसी भी इक्विपोटेंशियल लाइन की स्लोप बताती है, ठीक है। दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ
इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप के इक्वल होता है, तो ये चीज़ जो है वो हमें, ये वाली जो लास्ट इक्वेशन हमने बनाई है, ये स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में बताती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमने पोटेंशियल फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, इसकी डिटेल ज़्यादा थी। नेक्स्ट जो है वो चीज़, उसको हम स्ट्रीम फंक्शन बोलते हैं। पोटेंशियल फंक्शन को फाई से लिखा था, स्ट्रीम फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस ऑलवेज सेटिस्फाइज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, पोटेंशियल फंक्शन के केस में क्या था कि अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू द सेम एक्सिस, तो उस एक्सिस में वेलोसिटी मिलती है। स्ट्रीम फंक्शन के केस में ऑपोजिट है, उलट है इसका। यानी अगर हमने u वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें जो है वो फाई के केस में क्या करना पड़ना था कि पार्शियल फाई और पार्शियल x लेना पड़ना था। ठीक है, अगर हमने u डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी, लेकिन यहाँ पर अगर हमने u डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है तो पार्शियल साई y की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल फंक्शन उसी डायरेक्शन में ले रहा था जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, जबकि स्ट्रीम फंक्शन जो है वो हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में लिया जाता है। यानी कि अगर हम पार्शियल साई और पार्शियल y करेंगे तो u आएगा, और सिमिलरली पार्शियल साई ओवर पार्शियल x करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है वो दो स्ट्रीम लाइंस हैं, a और b, इसको भी हमें बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम a से b की तरफ बात करेंगे तो हमारे पास a और b के दरमियान डिस्टेंस का कोई रिलेशनशिप होगा। ठीक है, और वो जो है वो रिलेशनशिप कहाँ से आएगा, वो हमेशा स्ट्रीम फंक्शन से आएगा। ठीक है, दैट रिलेशनशिप इज गवर्न्ड बाय द स्ट्रीम फंक्शन, और वो स्ट्रीम फंक्शन हमेशा हमेशा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है। अब इसके हवाले से कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आपको समझ आ जाएंगे। और इक्वी स्ट्रीम लाइन जो है वो इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन को हम इक्वी स्ट्रीम लाइन भी बोलते हैं। तो इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन जो है वो ऐसी होती है जिस लाइन के अलोंग, ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके अलोंग स्ट्रीम फंक्शन सेम वैल्यू देते हैं, साई की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल लाइन वो इमेजिनरी लाइन थी जिसके अलोंग पोटेंशियल फंक्शंस की वैल्यू सेम थी, और इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन ऐसी लाइन है जिसके अलोंग स्ट्रीम फंक्शंस की वैल्यू सेम है। तो वो कोई इतना बड़ा जो है वो मुश्किल काम नहीं है, वो उम्मीद है कि आप देख लेंगे। और इसी इक्वेशन को देखते हुए जो है मैंने इसको मैनिपुलेट किया है, तो उम्मीद है कि वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स के, वो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप में उनको आप देख लें, और अगर कोई उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। तो इंशाल्लाह जो है ना ये हमारा CLO2 का सिलेबस होगा, जो हमने जो है ना जहाँ तक हमारा क्विज़ 2 है। ठीक है, क्विज़ 2 और असाइनमेंट 2 हमारी CLO2 से है, तो वो हम करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट हमारे पास CLO3 शुरू होगा, दैट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।